हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। तो कैसे हो सब बच्चे? तो बच्चों अपने ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर लिया और इंडक्शन मशीन कंप्लीट कर लिया। मतलब एक तो आपने स्टेशनरी मशीन आपने कंप्लीट कर लिया, दूसरा रोटेटिंग मशीन जो आपने देखा वो इंडक्शन मशीन देखा वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास थर्ड है यहाँ पे डीसी मशीन। ये भी क्या है? एक प्रकार से रोटेटिंग मशीन है। ओके, देखो सारी की सारी जो जितनी भी मशीन होती है वो एक ही लॉ पे वर्क करती है, वो है आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, बस यहाँ पे कुछ फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। ओके, उस फंक्शनिंग चेंज के कारण इनका नाम अलग अलग डाल दिया कि भैया डीसी मशीन है थोड़ा सा फंक्शनिंग चेंज हो गया, इंडक्शन मशीन है तो इसका थोड़ा फंक्शनिंग चेंज हो गया, आपके पास सिंक्रोनस मशीन है तो इनका फंक्शनिंग चेंज हो गया। तो इसको अलग अलग टाइप के लोड के लिए आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। ओके, बस फंक्शनिंग चेंज हुआ है, सारा कंस्ट्रक्शन वैसा ही होता है जैसा आपके पास एक मशीन का होता है। बात करूं भले सिंक्रोनस की बात करूं, भले आपके पास इंडक्शन की बात करूं, भले आपके पास डीसी की बात करूं। ओके, तो बच्चे अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपके पास डीसी मशीन है, इसका आपके पास क्या क्या सिलेबस है। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम बेसिक्स ऑफ मटेरियल। ओके, बेसिक्स ऑफ मटेरियल, बेसिक्स ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मटेरियल के बारे में। ओके, तो मटेरियल का नॉलेज होना जरूरी है डीसी मशीन पढ़ने से पहले। अगर सेकंड में मैं यहाँ पे बात करूं, सेकंड में मैं यहाँ पे बात करूं तो आप बोलोगे यहाँ पे बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन। इसका डीसी मशीन का आपको बेसिक्स पढ़ना है। ओके, मतलब या बोल सकते हो आप या कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। सभी मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ऑफ डीसी मशीन। बात समझ में आ गई? अगर थर्ड में मैं यहाँ पे बात करूं, अगर थर्ड में मैं यहाँ पे बात करूं तो थर्ड में होगा आपके पास ईएमएफ इक्वेशंस। ईएमएफ इक्वेशंस कैसे आपके पास ईएमएफ इक्वेशंस यहाँ पे डेवलप होती है। ओके, अगर फोर्थ में मैं यहाँ पे बात करूं तो फोर्थ में आप बोल दोगे टाइप ऑफ एक्साइटेशन, किस किस टाइप के आप यहाँ पे एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हो। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास टाइप ऑफ एक्साइटेशन, टाइप ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, टाइप ऑफ एक्साइटेशन। ओके, अगर फिफ्थ में मैं यहाँ पे बात करूं तो फिफ्थ में आप बोल दोगे लेफ्ट वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, लेफ्ट वाइंडिंग, लेफ्ट वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग यहाँ पे हम प्रीफर करने वाले हैं। ओके, वेव वाइंडिंग। ओके, तो ये वाइंडिंग आप डीसी मशीन के अंदर प्रीफर करोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास आर्मेचर रिएक्शंस, आर्मेचर रिएक्शंस। ओके, आर्मेचर रिएक्शन एंड इसके साथ साथ आप क्या पढ़ोगे यहाँ पे मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन्स। आप इसकी मॉडलिंग करने वाले भैया, मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन्स। ओके, डीसी मशीन्स। अब देखो इसके बाद आप पढ़ोगे सर यहाँ पे ब्रशलेस, 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 ब्रशलेस डीसी मशीन, कि अगर आपके पास ब्रश को रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद आपकी डीसी मशीन कैसे ऑपरेट करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर 8 पॉइंट की मैं बात करूं, 8 पॉइंट की मैं बात करूं यहां पे तो आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करोगे। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करोगे तो आप बात करोगे सर यहाँ पे 9th पॉइंट की मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और भैया कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद यहाँ पे स्पीड कंट्रोल हो गया। स्पीड को आप कैसे कंट्रोल करोगे? स्पीड कंट्रोल हो गया, स्पीड कंट्रोल जैसे आप इंडक्शंस में स्पीड कंट्रोल करते हो भैया, इसे यहाँ पे भी आपको स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास स्पीड कंट्रोल। ओके, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 10 टॉपिक हो जाएगा हमारे पास ब्रेकिंग, कि किस तरीके से आप ब्रेकिंग यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो ये पूरे के पूरे आपके पास टॉपिक्स हैं डीसी मशीन के, ये हम पढ़ने वाले हैं, मतलब 10 टॉपिक्स हैं। ओके, एक आध टॉपिक छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कंसिडर कर देंगे, लेकिन मेन जो टॉपिक है आपके ये 10 टॉपिक्स है, ये 10 टॉपिक आपको अच्छे से करना है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे की ओर बढ़ते हैं डीसी मशीन में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मटेरियल, क्योंकि डीसी मशीन पढ़ने से पहले आपको मटेरियल का नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। अब देखिए सर, अगर मैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मटेरियल की बात करूं यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ मटेरियल की, तो जनरली आप सभी बच्चे जानते हो कि आपके पास अगर मटेरियल की बात करूं तो एक तो होता है आपके पास क्या, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। एक तो होता है सर क्या, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। एक तो ये हो गया सर। अगर नेक्स्ट में मैं यहां पे बात करूं तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, और अगर मैं यहां पे थर्ड में मैं बात करूं, थर्ड में मैं यहां पे बात करूं तो आपके पास हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ओके,
तो ये तीनों मटेरियल हैं। अब देखो इन दोनों मटेरियल की तो हमारे को कोई जरूरत नहीं है, ओके, तो इनको तो पढ़ने से भी हमारे को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास भैया मटेरियल साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ रहे हैं, ओके। तो इन दोनों की कोई नीड नहीं है, हमारे को जो नीड होगी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होगी। तो ये आपको अच्छे से जानना जरूरी है, लेकिन बेसिक थोड़ा सा मैं आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताऊंगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि डाया क्या होता है, पैरा क्या होता है, फेरो क्या होता है। अब देखो सर, डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है ये। देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले देखो कि आपके पास ये हो गया, कोई आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, कौन सा भैया, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ओके। अब देखिए सर, यहां पे देखो कि यहां पे आपके पास जो डाइपोल्स होंगे, जो आपके पास डाइपोल्स होंगे, जो डाइपोल्स होंगे, ये आपके पास ये डाइपोल्स किसे बोलते हो, मतलब कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ की फॉर्म में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेट होता है उसके अंदर, ओके, तो उसे ही आप डाइपोल्स बोलते हो। तो मतलब यहाँ पे बोलते हो नॉर्थ साउथ, ओके, ये आपके पास नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ, ओके, और ये आपके पास बोल दिया साउथ नॉर्थ, ओके। तो ये क्या कर रहे होंगे भैया, आपके पास क्या कर रहे होंगे, नॉर्थ साउथ, ओके। जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया तो ये कुछ इधर ट्रेवल कर रहे होंगे, ओके, कुछ इधर कर रहे होंगे, ओके, कुछ इधर कर रहे होंगे और कुछ इधर कर रहे होंगे। इस तरीके से आपके मैग्नेटिक मटेरियल आपके इसके अंदर ऐसे डायपोल्स की फॉर्म में इधर घूम रहे होंगे जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं दिया। तो मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डायपोल्स है, क्या ये, दिस इज डायपोल्स, इसको डायपोल्स बोलते हैं। दिमाग में बिठा लो कि डायपोल्स क्या होते हैं, कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसके अंदर हमेशा क्या बनता है, डायपोल्स बनता है, उसके अंदर हमेशा डायपोल्स बनता है जो कि नॉर्थ और साउथ की फॉर्म में बनता है, ओके। तो हमेशा कोई भी मैग्नेट होगी, जैसे कि ये मैग्नेट होगी, हमेशा ये अपने पास नॉर्थ एंड साउथ पोल रखती है। अगर मैं इसको कितना भी तोड़ दूं, कितना भी ब्रेक कर दूं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया, ओके, और ये यहाँ से ब्रेक किया, तो आपके पास ये पोर्शन यहाँ से अलग हो गया और ये पोर्शन आपका अलग हो गया। तो ये भी अपने पास ये इतना सा पोर्शन जो अलग हुआ वो भी अपने पास नॉर्थ और साउथ रखेगा, और जो इतना बड़ा पोर्शन हुआ ये भी आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल रखेगा। तो हमेशा कोई भी मैग्नेट होता है वो अपने पास नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा रखता है, ओके। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, अगर मैंने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी वहां पे आपको ज्यादा कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ओके। मतलब ये डायपोल्स आपके मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करना चाहिए था, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उधर ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ये डायपोल्स हैं आपके इधर ही ट्रेवल करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ इधर ही ट्रेवल करते रहे, कुछ तो कहिए, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल किए, लेकिन प्रत्येक डायपोल्स आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपका ट्रेवल नहीं किया, तो कुछ इधर किए, ओके। तो आपने बोला कि सर इसकी परमियाबिलिटी जो होगी वो बहुत लो होगी, परमियाबिलिटी होगी वो बहुत लो होगी। मतलब अगर मैं रिलक्टेंस की बात करूं तो रिलक्टेंस क्या होता है, अपोज द फ्लक्स। रिलक्टेंस मतलब क्या होता है, अपोज द फ्लक्स, जो फ्लक्स का अपोज करे। जैसे रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज द करंट। तो भैया आपको पता है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट, ओके। तो ये क्या करता है, ये अपोज द फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटिटी। अब देखो सर, L अपॉन म्यू ए, अगर इसका आपके पास परमेबिलिटी बहुत लो है तो इसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो आप बोल दोगे सर फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय क्या होता है सर, रिलक्टेंस। अगर रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स बहुत कम होगा, फ्लक्स आपका बहुत कम होगा। इसलिए आप इसका डायामैग्नेटिक मटेरियल को आप डीसी मशीन के अंदर यूज नहीं करते हो, कोई सी भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर यूज नहीं करते हो। तभी तो मैंने बोला था कि जब ट्रांसफॉर्मर आप पढ़ते हो तो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो ये जो आपके पास पूरा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, तो इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास कराएं, अपने अंदर से पास कराएं। लेकिन ये जब यहाँ पे आता है तो ये डायपोल्स आपके कुछ इधर इसको रिपल करते हैं, कुछ ऊपर की ओर जाते हैं, कुछ इसकी साइड में ट्रेवल करते हैं। इसीलिए आप क्या बोलते हैं कि इसकी परमेबिलिटी लो है और इसको आप यहाँ पे कोर बनाने में यूज नहीं कर सकते हो, ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई डाया के बारे में, इससे ज्यादा कुछ जानने के बारे में कोई नीड नहीं है, ओके। अब देखिए सेकंड में यहाँ पे बात करूं, सेकंड है हमारे पास पैरा मैग्नेटिक मटेरियल,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैं बात करूं यहां पे, तो देखो कि ये आपके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखो सर, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपके पास नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ में आपके पास डायपोल्स बने होंगे। ओके, नॉर्थ एंड साउथ में आपके पास डायपोल्स बने होंगे। ये आपने बना दिया डायपोल्स। ओके, जो यहाँ पे होगा नॉर्थ साउथ बता दिया, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ बता दिया, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ बता दिया, दिस साउथ एंड नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। अब आपने क्या किया कि जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं की थी, जब इस तरीके से ट्रेवल कर रहे थे, ओके, कुछ इधर कर रहे थे, कुछ इधर कर रहे थे, कुछ इधर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल किया, मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो भैया देखो मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करने लग जाएंगे। ओके, कुछ तो ट्रेवल करेंगे इधर भी, मैक्सिमम आपके इधर, कुछ इसको रिपल भी करेंगे, कुछ ऐसे रिपल भी कर रहे होंगे, साउथ नॉर्थ एंड साउथ, कुछ इधर वापस रिपल भी कर रहे होंगे। तो लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैं बात करूं, तो आप बोल सकते हो कि जो डाया है उससे इसकी परमेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी भी परमेबिलिटी आप क्या बोलोगे, लो ही होती है। ओके, लेकिन डाया से ज्यादा होती है। तो भैया आप बोलोगे कि सर इसका भी रिलक्टेंस आपका बहुत ज्यादा हाई होगा, और रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे फ्लक्स आपका कम होगा, तो इसलिए आप इसको भी यूज नहीं करते हो। ओके, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो भैया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और आपके पास डाया के लिए ले सकते हो आप वुड। ओके, ये वुड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, तो वुड को आप मैग्नेटाइजेशन कराना इतना आसान है क्या, नहीं है। ओके, इसलिए वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका आप और कभी भी नहीं बनाते हो। सेकेंड हो गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपने देखा कि सर डाया के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा है। ओके, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं है, इतना भी बढ़िया नहीं है, तो इसका भी आप और प्रीफर नहीं करते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन सा, थर्ड हमारे पास कौन सा आता है सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए सर, ये इंपॉर्टेंट है सर। देखिए कि आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, इसके डायपोल्स इर्द गिर्द किधर भी भग रहे होंगे, इर्द गिर्द किधर भी भग रहे होंगे। ओके, ऐसे भग रहे होंगे जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, कुछ इधर जा रहे होंगे। ओके, कुछ इधर जा रहे हो। अब ये सब कुछ नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह है। लेकिन सर जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो डायपोल्स कैसे ट्रेवल करेंगे। देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड बता दिया कि सर इसका मैग्नेटिक फील्ड आपने बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर से इधर है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब ये डायपोल्स भी जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा उधर ही आपके ट्रेवल करने लग जाएंगे। ये डायपोल्स आपके इधर ट्रेवल करने लग गए, ठीक है, सारे के सारे डायपोल्स आपके इधर ट्रेवल करने लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भैया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में ले लूँ, ये हो गया हमारे पास। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे सर, इधर ट्रेवल करने लग जाएंगे आपके डायपोल्स। जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर आपके डायपोल्स ट्रेवल करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जितना भी फ्लक्स है आपके पास उसको अपने अंदर से पास करा रहा है, जितना भी फ्लक्स है उसको अपने अंदर से पास करा रहा है। तो ये अच्छा मटेरियल है, मतलब इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये किसी को रिपल नहीं कर रहा, ये किसी को रिपल नहीं कर रहा, परमेबिलिटी वेरी वेरी हाई, वेरी 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 हाई। तो ये गुड मटेरियल है। क्या ये, दिस इज गुड मटेरियल। तो आप बोलोगे कि भैया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल। ओके, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, और सेकंड बोल दोगे सर रिलक्टेंस, रिलक्टेंस वेरी लो, और फ्लक्स वेरी हाई। इसीलिए आप इसका कोर बनाते हो। ओके, इसलिए इसका आप कोर बनाते हो। इतनी बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये बड़े ध्यान से आपको सुनना है। देखो जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये अपने पास क्या रखता है, मेमोरी रखता है। तो इसलिए आप क्या बोलते हो, दिस इज अ मेमोरी एलिमेंट, दिस इज अ मेमोरी एलिमेंट। अब इसको मेमोरी क्यों बोलते हो, सबसे बड़ी बात तो है कि इसको मेमोरी आप क्यों बोलते हो। मेमोरी आप इसलिए बोलते हो कि जैसे कि आपने देखो कि ये आपके पास मैग्नेट है, ये आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है,
और यहाँ पे आपके पास ये, यहाँ पे भी आपके पास ये मैग्नेट मैंने बना दिया। अब देखिए सर, अब देखिए सर, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये आपके पास साउथ पोल है। ओके, अब देखिए सर, यहाँ पे आपने बना दिया भैया, यहाँ पे ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैंने बता दिया कि भैया यहाँ पे इस पे जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें ट्रेवल की तो यहाँ पे बन रहा होगा आपके पास साउथ और यहाँ पे बन रहा होगा आपके पास नॉर्थ। अब फ्री स्पेस के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, इसके अंदर होके पास होके जा रही होगी सर। ओके, ये जाके हमारे पास कहाँ पे मिली होगी सर, ये वापस साउथ से जाके मिली होगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे जा रही होगी। अब देखो सर, जैसे ही आपके नॉर्थ से साउथ की और फ्री स्पेस के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड गई तो भैया ये आपका पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, ये थोड़ा इधर ट्रेवल किया होगा, ये आपका इधर ट्रेवल किया होगा, मतलब नॉर्थ हमेशा साउथ को अपने पास खींचेगा और साउथ नॉर्थ को हमेशा अपने पास खींचेगा। तो फाइनल में जब ये आया होगा, जब ये अपने पास आया होगा तो देखो फाइनली आपका जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कुछ ऐसा हो गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा हो गया होगा। तो यहां पे हो गया हमारे पास क्या, साउथ एंड नॉर्थ। ओके, अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया कि आपके पास यहां पे आ गया होगा, अब मैंने क्या कर दिया कि ये जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, जो सॉरी फेरोमैग्नेट है, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है इसको हटा दिया, जिस मैग्नेटिक फील्ड से आपने इसको एक्साइटेशन दिया उसको आपने बाहर से हटा दिया। अब हटाने के बाद देखिए कि ये आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल था, इसमें से अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद देखना कि इसके बाद भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब पूरा 100% तो फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 2 to 5% इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रेजेंट है मतलब उसको आप बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके पास प्रेजेंट है उसे बोलते हो आप रेसिड्यूल फ्लक्स। और जो वो रेसिड्यूल फ्लक्स होता है वो क्या काम आता है, मशीन को सेल्फ स्टार्ट करने में काम आता है। बात समझ में आई? तो सर इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो इसके आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इसके पास बचता है, उसे आप रेसिड्यूल फ्लक्स बोलते हो। इसीलिए आप इसको मेमोरी एलिमेंट बोलते हो, क्योंकि ये कुछ अमाउंट अपने पास बचा के रख लेता है। और जो वो फ्लक्स होता है 2 to 5% वो मशीन को सेल्फ एक्साइटेशन देने में काम आता है। ओके, कि एक्सटर्नल आपको कोई एक्साइटेशन नहीं देना पड़ता। इसलिए तो आप डीसी मशीन को बोलते हो कि दिस इज सेल्फ एक्साइटेड मशीन, क्योंकि उसके पास रेसिड्यूल फ्लक्स होता है। जो वो रिमेन अमाउंट में इसके साथ पास जो फ्लक्स बचता है उसे ही आप क्या बोलते हो भैया, रेसिड्यूल फ्लक्स। अब ये रेसिड्यूल फ्लक्स तभी बचता है जब आपके पास जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसकी सिमेट्री को चेंज ना किया जाए। अभी मैंने इसको ऐसे रखा है तो इसको ऐसे रखा, अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर रोटेट कर दिया तो भैया इसके पास रेसिड्यूल फ्लक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसकी सिमेट्री को आपको चेंज नहीं करना है। ओके, तो सिमेट्री को आप चेंज नहीं करोगे तो इसके बाद रेसिड्यूल फ्लक्स हमेशा रहेगा। ओके, जो काम आएगा हमारे पास इसको सेल्फ एक्साइटेशन देने में। ओके, तो आप बोलोगे नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बोल दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बोल दो, इफ मैग्नेटिक फील्ड रिमूव, if magnetic field remove then magnetic field remove after that some amount of residual flux present, residual flux present in ferromagnetic material, ferromagnetic material। तो भैया आपको पता चल गया मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये हमारे को ये पता चल गया कि अपने पास रेसिडुअल फ्लक्स रखता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी लिख लेना भैया, ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज सिमेट्री को चेंज नहीं करना आपको, उसके बाद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। विदाउट चेंज सिमेट्री। सर ये कैसे रहता है, देखिए ये कैसे रहा हमारे पास, अभी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो भैया ये रेसिडुअल फ्लक्स क्या काम आता है, सेल्फ एक्साइटेशन में। ओके, यूजिंग ऑफ रेसिडुअल
रेसिडुअल फ्लक्स फॉर सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन में ये काम आता है। बात समझ में आ गई? अब देखो सर, आपने ये BH कर्व देखा होगा, ये BH कर्व कभी आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो आपने देखा होगा कि ऐसा कर्व आया था आपके पास BH कर्व, ऐसा कुछ कर्व आया था, B प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और H प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन करंट, दिस इज फील्ड करंट। ओके, अब देखिए सर, ये जो कर्व यहां से लेके यहां तक बना था, ये कर्व को आपने क्या बोला था? दिस इज वर्जिनल कर्व। मतलब ये वर्जिनल कर्व क्या होता है? एक फ्रेश मटेरियल था, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लेके आए, उसको आपने एक्साइटेशन किया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसके बाद भैया ये स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, मैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि भैया वापस कभी इस पे तो आया ही नहीं, वापस ये इधर होकर निकल गया, मैग्नेटाइजेशन, ये प्रोसेस आपका चलता रहा। ओके, तो भैया आपके पास जो ये बोला था मैंने कि ये जो फ्लक्स होता है आपके पास, ये आपके पास रेसिडुअल फ्लक्स होता है, इसलिए आपके पास करंट जीरो होने के बाद भी वो फ्लक्स आपका जीरो नहीं होता, ये होता है हमारे पास रेसिडुअल फ्लक्स, अगर याद हो तो थोड़ा बहुत। ओके, ये जो आपके पास ये अंदर का जो कर्व बनता है, ये फ्रेश मटेरियल के लिए बनता है, जो ये फ्रेश मटेरियल के लिए बनता है, इसलिए आप इसको बोलते हो वर्जिनल कर्व। ओके, अब देखो सर, अगर एयर की बात करूं मैं और यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, तो बड़े ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। आप यहाँ पे देखो, आपके पास मान लो कि एक कोयल है, ये मैंने आपको बोल दिया कि ये आपके पास कोई कोयल है, ठीक है? अब बड़े ध्यान से सुनते जाना, ये आपके पास कोयल बता दिया मैंने, ये आपके पास कोई कोयल है, इसको आपने एक्साइटेशन दिया वोल्टेज से दिया, तो यहाँ पे करंट का डेवलपमेंट हुआ। ओके, देखो बच्चे, आपको ऑलरेडी पता है, वोल्टेज देते हो तो भैया करंट का डेवलपमेंट होता है, करंट का डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो भैया यहाँ पे हमारे पास एमएमए बना होगा, N इंटू आई ऑफ टी बना होगा, ये हमारे पास एमएमए बना होगा। अगर यहाँ पे एमएमए हमारे पास बना होगा तो यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट भी हुआ होगा, तो भैया मैंने बता दिया कि यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट ऐसे हुआ होगा, दिस इज फ्लक्स और दिस इज आपके पास फ्लक्स। ओके, दिस इज फ्लक्स। ओके, ये यहाँ पे बाहर आपके पास एयर है। ओके, तो ये फ्लक्स हमारे पास बन गया होगा सर N आई ऑफ टी डिवाइड बाय रिलक्टेंस। ओके, इतने अमाउंट में आपके पास फ्लक्स बन गया होगा। अब यहाँ पे आपके पास एयर के अंदर आपको ये फ्लक्स लाइंस आपको दिख रही होगी, तो एयर को मैग्नेटाइज करना इतनी आसान बात नहीं है मेरे भाई, इसलिए तो आपको देखने को मिलता है कि एयर की परमेबिलिटी बहुत कम होती है और एयर के अंदर बहुत ज्यादा लीकेज फ्लक्स होता है, क्योंकि वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, वहां पे लीकेज फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एयर के लिए यू नोट जो होता है, एयर के लिए कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, जो कि बहुत कम होती है, इसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए आप उसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो। इसलिए तो आप कोर यूज करते हो, मैग्नेटाइजेशन करने के लिए आप क्या करते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यूज करते हो। कैसे? देखो, आप यहाँ पे ये कोर होगी आपके पास, ये फेरोमैग्नेटिक कोर हो गई। ट्रांसफॉर्मर याद करो, ट्रांसफॉर्मर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर यूज की थी, सिलिकॉन स्टील की। ओके, देखो सर, ये आपने इसको वाइंडिंग्स पर रैप कर दी। ओके, अब देखो सर, इसको मैं सप्लाई दे देता हूं, इधर मैंने सप्लाई दे दी। ओके, ये सप्लाई दे दी और यहां से हमारे पास करंट का डेवलपमेंट हो गया। ओके, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे करंट डायरेक्शन आपका ऐसे होगा। ओके, तो फ्लक्स ऐसे ऊपर की ओर निकल रहा होगा, ऐसे रैप किया होगा तो फ्लक्स आपका ऊपर की ओर निकल रहा होगा। तो सर देखिए कि यहाँ पे ये फ्लक्स लाइन्स आपकी ऐसे निकली होगी। ओके, अगर इधर की बात करो तो इधर आपकी फ्लक्स लाइन्स ऐसे निकली होगी। ठीक है, तो ये फ्लक्स लाइन्स आपकी इस तरीके से ट्रेवल की होगी बच्चे। तो इससे आपने बोला कि सर दिस इज अ फ्लक्स, अब देखो ये दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी परमेबिलिटी देखो, इसकी परमेबिलिटी वेरी हाई। परमेबिलिटी अगर इसकी वेरी हाई है तो रिलक्टेंस एयर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है ना, तो भैया रिलक्टेंस इसका क्या होगा, बहुत लो, तो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा, मतलब फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा लिंक कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे भैया आप इसीलिए तो भैया बीच में एयर नहीं रखते हो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप कोर रखते हो।
आपके पास जब कोर रखोगे तभी तो सेकेंडरी पे इंड्यूस ईएमएफ आप पहुंचा पाओगे और लीकेज फ्लक्स कम होगा। लेकिन आपने अगर कोर नहीं रखा, एयर को ही बीच में रखा, कोई कोर नहीं डाला, तो भैया लीकेज फ्लक्स इतना होगा कि पूरा का मैक्सिमम, पूरा तो नहीं बोलूंगा, पूरा तो आइडियल केस में ही लिंक होता है सेकेंडरी के साथ, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपका सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारा वहां पे लीकेज कर जाएगा, बहुत सारा वहां पे लीकेज कर जाएगा। तो अब देखो सर, यहां पे देखो, जो हमारे पास ये जो एयर है, इसके लिए जो आपके पास कर्व आएगा, क्योंकि कभी आपकी करंट आपकी मैग्नेटाइज कर ही नहीं, सॉरी, करंट आपकी कभी मतलब सेचुरेट कर ही नहीं पाएगी, मतलब फ्लक्स आपका कभी सेचुरेट कर ही नहीं पाएगा। कैसे कि सर फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। ओके, तो एयर के लिए अगर मैं कर्व बनाना चाहूं तो ये हमारे पास कर्व मिलेगा, एक लीनियर कर्व आपको मिलेगा, जो कभी आपका सेचुरेशन कंडीशंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि फाई इक्वल्स टू एमएमएफ डिवाइड बाय क्या होता है, रिलक्टेंस। ओके, तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा सर, एन आई डिवाइड बाय रिलक्टेंस। ओके, तो भैया आपके पास यहाँ पे करंट को कितना ही बढ़ाया आपने, ज्यादा बढ़ाया, और फ्लक्स आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। सर देखिए आपके पास, ये आपके पास एयर के लिए है, एयर के लिए है आपके पास, दिस इज एयर। ओके, अब यहां पे ये 2 मिनट वेट, ये आपके पास स्लोप है, दिस इज स्लोप, ये ए यू नोट, ये आपके पास स्लोप है, यू नोट क्या होता है, बी इक्वल्स टू यू एच होता है आपके पास, तो यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच। ओके, तो एच बढ़ेगा तो आपके पास स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्लोप आपको ये मिलता है। और यहाँ पे जो हमारे को फ्लक्स मिलेगा सर, यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा एयर के लिए, वो आपको ये मिलेगा फाई एयर के लिए। ओके, और आपके पास यहाँ पे आपके पास देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपके पास एयर गैप करंट, एयर गैप मैग्नेटाइजेशन करंट। लेकिन अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो ये कर्व आपको देखने को मिलता है, नॉन लीनियर कर्व आपका ऐसा देखने को मिलता है, बीएच कर्व। तो ये कर्व जो आपको देखने को मिल रहा है बच्चे, तो देखो सर यहां पे देखो कि आपके पास करंट कितना है, करंट कितना है भैया, ये करंट है आपके पास। ओके, ये किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फेरो के लिए। तो इतनी सी करंट में आपको इतना हाई अमाउंट में आपको फ्लक्स मिला है, इतनी सी करंट में आपको इतना अमाउंट में आपको फ्लक्स मिला है, दिस इज फेरो, ये फेरो के लिए आपको इतना फ्लक्स आपको यहाँ पे देखने को मिला। बात समझ में है आपको कि भैया फेरो में आप इतनी सी मैग्नेटाइजेशन करंट दे रहे हो, उसमें आपको इतना ज्यादा आपको फ्लक्स मिल रहा है, तो आप प्रीफर कौन सा करोगे, एयर वाला करोगे या आप फेरो वाला यूज करोगे? आप बोलोगे सर फेरो वाला यूज करेंगे, क्योंकि इतनी सी मैग्नेटाइजेशन करंट देने के बाद हमारे को इतना सारा फ्लक्स मिल रहा है, और यहाँ पे इतनी सारी करंट देने के बाद भी हमारे को फ्लक्स बहुत कम अमाउंट में आपको मिल रहा था। तो भैया इसका स्लोप आपके पास क्या है, स्लोप भी आपके पास क्या है, इसका ज्यादा है, तो इसकी परमेबिलिटी भी क्या है सर, ज्यादा है, परमेबिलिटी ज्यादा है ना, म्यू बी अपॉन एच। ओके, तो सर देखिए कि आपके पास एच तो कम है और स्लोप आपका ज्यादा है, मतलब परमेबिलिटी इसकी ज्यादा है, और रिलक्टेंस आपका क्या है सर, कम है, और फ्लक्स आपका ज्यादा है। इसीलिए आप भैया क्या यूज करते हो भैया, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यहाँ पे यूज करते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यहाँ पे यूज करते हो, क्योंकि लीकेज फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे समझा दी हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूं कि एसी एंड डीसी एप्लीकेशंस, एसी एंड डीसी एप्लीकेशंस, ये ऑलरेडी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर में बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। अब देखो सर, आप डीसी वोल्टेज सप्लाई क्यों नहीं करते हो, आप एसी क्यों करते हो? देखो बड़े ध्यान से समझना कि आपने अगर डीसी दिया, डीसी सप्लाई आपने यूज किया, तो डीसी सप्लाई का मतलब क्या है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी जीरो। तो भैया देखो, हिस्टैरिसीस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और एडी करंट लॉसेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। और आपके पास आयरन लॉसेस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस आपके पास एडी करंट लॉसेस। यहाँ पे भी हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या हो गया, जीरो, एडी करंट लॉसेस क्या हो गया, जीरो, आयरन लॉसेस क्या हो गया, जीरो। तो सर डीसी सप्लाई देने पे आपके पास कोई भी आयरन लॉसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आयरन लॉसेस नहीं होगा, मतलब कोर पे कोई लॉसेस नहीं होगा। ओके, कोर पे क्या हो जाएगा, डीसी कारण कोर पे आपके पास नेगलेट आयरन लॉसेस, कोर पे कोई आपका आयरन लॉसेस नहीं देखने को मिलेगा। बट मैं यहां पे बात करूं अगर वाइंडिंग की, जो कॉपर की वाइंडिंग आपने कोर पे की है, ओके, तो वो क्या होती है सर, वो होती है हमारे पास वाइंडिंग के अंदर क्या होता है सर, हमारे पास कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर होता है। अगर कॉपर होता है तो कॉपर लॉसेस क्या होता है भैया,
पीसीयू क्या होता है, पीसीयू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। अब देखना कि सर हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इंपेडेंस की बात करूं, टोटल इंपेडेंस की बात करूं, तो आर प्लस जे एक्स होता है। तो सर आर प्लस जे, आप ट्रांसफॉर्मर से भी कंपेयर कर सकते हो, तो आर प्लस जे एक्स होता है। तो सर देखिए अगर फ्रीक्वेंसी आपका जीरो है तो ये टर्म तो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस है ना, 2πfl। ओके, तो भैया ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो ये आपके पास जेड क्या हो गया, कम हो गया। अगर जेड कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो ज्यादा हो जाएगा ना, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो ये कम हुआ तो आई आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आपके पास कॉपर लॉसेस जो होगा ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, क्योंकि दिस इज आई स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपके पास कॉपर लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर मैं एसी के अंदर करूं, यही बात मैं अगर यहाँ पे एसी के अंदर बात करूं, देखो अगर मैं एसी सप्लाई की बात करूं, एसी सप्लाई की बात करूं, एसी सप्लाई की बात करूं, एसी सप्लाई की आप बात करोगे तो आप बोलोगे सर एसी के अंदर देखिए कि आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, एडी करंट लॉसेस क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। और आपके पास आयरन लॉसेस जो होता है, आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस आपके पास एडी करंट लॉसेस आपके पास होता है। अब देखिए सर यहाँ पे अगर मैं आयरन लॉसेस की बात करूं, आयरन लॉसेस की बात करूं, तो ये दोनों क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो आपके पास आयरन लॉसेस आपका प्रेजेंट रहेगा, आयरन लॉसेस आपका प्रेजेंट रहेगा अगर आप एसी सप्लाई दोगे तो। अब देखिए सर यहाँ पे आपके पास एसी के केस में आपके पास जो कॉपर की वाइंडिंग है उसके अंदर कॉपर लॉसेस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल देखते हैं सर। जेड इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस जे एक्स ऑफ एल। ओके, ये होता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर इसकी मैं बात करूं कंपेयर टू डीसी, तो ये आपके पास यहाँ पे ये पैरामीटर पे अवेलेबल है, तो जेड आपके पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर ये ज्यादा हुआ तो करंट आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। तो कॉपर लॉस की बात करोगे, कॉपर लॉस की बात करोगे तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो सर ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा कंपेयर टू डीसी। इसीलिए आपकी वाइंडिंग यहाँ पे बर्न नहीं होती है, इसलिए आपकी वाइंडिंग आपकी बर्न नहीं होती है। बात समझ में आ गई कि एसी में आपके पास कॉपर लॉसेस कम होता है, डीसी के अंदर तो भैया बहुत हाई अमाउंट में होता है, इसलिए आपकी वाइंडिंग बर्न हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने डीसी सप्लाई दिया तो वहां पे जो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कोई भी खराबी आ गई डीसी सप्लाई देने के बाद, तो आप सबसे पहले किसको संभालोगे, कोर को संभालोगे या वाइंडिंग को संभालोगे? तो भैया आप बोलोगे सर कोर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, कोर पे तो आयरन लॉसेस होगा, तो कोर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डीसी का। इफेक्ट किस पे पड़ेगा सर, वाइंडिंग पे। तो आप सबसे पहले वाइंडिंग को संभालोगे कि कॉपर की वाइंडिंग आपकी बर्न हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो सबसे पहले याद रखना कि डीसी सप्लाई देते हो तो हमारे को चेक सबसे पहले किसको करना होता है कि सर वाइंडिंग को चेक करते हैं कि यहाँ पे जो भी लॉसेस हुआ है वो वाइंडिंग के कारण हुआ है, और यहाँ पे हाई अमाउंट के साथ आपके वाइंडिंग लॉसेस होगा डीसी में। ओके, और वो आपकी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे एसी प्रीफर करते हो। ओके, और डीसी वहां पे प्रीफर करते हो जहां पर आपको फील्ड पोल बनाना होता है। ओके, तो इसके बारे में आने वाले सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो इतना सा हमने बात कर लिया, बेसिक मटेरियल के बारे में जाना। आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कि भैया यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोल, आप किस तरीके से पोल क्रिएट करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोर क्या होता है, रिलक्टेंस टोर क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।